हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड एनपीए डिटेक्शन के बारे में। मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिट इसलिए चुना है बिकॉज आरबीआई का जो मास्टर सर्कुलर है एनपीएस पे वो कहता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोविजनिंग के केसेस में, यानी आपको ये इंश्योर करना है कि प्रोविजन सही तरीके से बनाए जाएँ। अब प्रोविजंस का क्रिएशन जो है वो डिपेंड करता है एसेट्स की क्लासिफिकेशन पे, यानी इनडायरेक्टली आपको ये भी चेक करना है कि एसेट्स का क्लासिफिकेशन सही तरीके से हो। एसेट्स का क्लासिफिकेशन सही तरीके से करने के लिए दो चीज़ें आपको जाननी होती हैं। पहला कि एनपीए क्या है, और दूसरा आरबीआई क्या क्या कंडीशंस मतलब प्रोवाइड करता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर तरह के क्लासिफिकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, सब स्टैंडर्ड एसेट का क्लासिफिकेशन का कंडीशन क्या है, डाउटफुल का कंडीशन क्या है और लॉस का कंडीशन क्या है। अगर ये सारी बातें आप जानते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने इन टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, कवर किया है एक वीडियो में ऑलरेडी। मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इसे शॉर्ट रखने वाले हैं। मेनली मैं फोकस करूँगा कि कैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनपीए क्या है, तो बैंक के रिस्पेक्ट में वो हर एक एसेट या लीज्ड एसेट जिससे बैंक को इनकम आना बंद हो गया है, यानी जो भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का इंस्टॉलमेंट आना था वो आना बंद हो गया है, तो एनपीए के तौर पे हम लोग उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या बैंक रिकॉग्नाइज कर सकता है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि एसेट क्या है। तो इस चीज़ को आसान रखने के लिए मैं ये बता दूं कि बैंक के लिए जिस भी टाइप का लोन बैंक ने दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल होम लोन, इसके बाद पेंशन लोन, एजुकेशन लोन, इसके बाद एग्रीकल्चरल लोन, कैश क्रेडिट, और जैसे क्या कहते हैं उसे हम लोग, बिल्स परचेज डिस्काउंटेड। तो ये सारे के सारे जो है ना वो एसेट्स हैं, बिकॉज इनसे इनकम होता है बैंक को। ओके, लोन्स जो भी देता है बैंक तो उससे तो इंटरेस्ट आता है ना उससे, और इंटरेस्ट आना बंद हो जाए तो एनपीए के तौर पे रिकॉग्नाइज कर सकता है। लेकिन कब? ऐसा तो है नहीं कि एक दिन ईएमआई नहीं आया दूसरे दिन एनपीए। ओके, ऐसा नहीं है। आरबीआई ने डेट निर्धारित किया हुआ है। आरबीआई कहता है कि जब आना था, जो भी ड्यू डेट था, जिस दिन की इंटरेस्ट आना था, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल का इंस्टॉलमेंट, मतलब प्रिंसिपल, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट, तो 90 डेज तक अगर ओवर ड्यू रह जाए तो एनपीए के तौर पे रिकॉग्निशन हो सकता है। कैश क्रेडिट के केस में कहता है कि अगर 90 डेज तक वो आउट ऑफ ऑर्डर रह जाए अकाउंट तो एनपीए के तौर पे रिकॉग्निशन हो सकता है। आउट ऑफ ऑर्डर जो टर्म है मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से समझ सकते हैं कि आउट ऑफ ऑर्डर कहने का मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चरल लोन्स के केसेस में कहता है अगेन कि 90 डेज तक अगर वो 2 क्रॉप सीजन तक अगर वो ओवर ड्यू रह जाए, अगर शॉर्ट टर्म क्रॉप्स हैं तो, या लॉन्ग टर्म क्रॉप है तो 1 क्रॉप सीजन तक, तो उसे एनपीए के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। आरबीआई फिर कहता है कि जिस भी क्वार्टर में वो इंटरेस्ट आना था और इंटरेस्ट नहीं आता है तो उस क्वार्टर के एंड से आप 90 डेज काउंट करेंगे, और नहीं आता है उस ड्यूरेशन में तो आप एनपीए के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि अगर सपोज मॉरेटोरियम पीरियड है तो आप उसे इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये जो ड्यूरेशन है ना वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ओके, मिनिमम हालांकि 90 डेज कहते हैं आरबीआई। मॉरेटोरियम पीरियड आप इंक्लूड कर लेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा बढ़ जाए, जैसे पिछले साल आरबीआई ने कोविड के चलते 3 महीने का शायद मॉरेटोरियम दिया था, तो वो 3 महीने फिर से इंक्लूड हो जाता तो ये ड्यूरेशन जो है 180 डेज़ का हो जाएगा। ओके, तो मॉरेटोरियम पीरियड को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले 3 तरह से क्लासिफिकेशन, 3 अलग अलग टाइप्स का क्लासिफिकेशन है आरबीआई के अकॉर्डिंग एसेट्स का। सबसे पहले सब स्टैंडर्ड, दूसरा डाउटफुल, एंड तीसरा लॉस एसेट। ये एनपीएस का क्लासिफिकेशन है। ओके, चौथा अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड एसेट भी होता है। तो इस तरह से एसेट्स जो है टोटल 4 तरह से क्लासीफाई किए जा सकते हैं, जिसमें कि 3 जो है वो एनपीए हो जाने के बाद उनका क्लासिफिकेशन है, और एक स्टैंडर्ड एसेट के तौर पे जो कि जनरली रहते हैं। वो जब भी आप लोन लेते हैं तो वो पहले स्टैंडर्ड एसेट रहता है और बाद में वो फिर उसका स्टेटस जो है ना वो धीरे धीरे डाउनग्रेड होता जाता है डिपेंडिंग ऑन कि कितना उसके साथ रिस्क अटैच्ड है। कम रिस्क है तो अगर एकदम नेग्लिजिबल जो रिस्क बैंक पहले से रिकॉग्नाइज कर चुका है, जो कि मतलब कॉमनली सारे एसेट्स के साथ जो कि रिस्क अटैच्ड है, तो वो स्टैंडर्ड एसेट के तौर पे रिकॉग्निशन करता है। कुछ मतलब ऐसे रिस्क आ जाते हैं जिससे कि रिकवरी मुश्किल में पड़ जाती है,
तो फिर वो एक स्टेप नीचे चला जाता है और सब स्टैंडर्ड हो जाता है। रिस्क थोड़ा सा और बढ़ता है तो वो फिर मतलब फर्दर डाउनग्रेड होता है और वो बन जाता है डाउटफुल एसेट, और मतलब वो रिस्क बढ़े और रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए। बैंक ये मान ले कि अब मेरे को इससे कुछ भी नहीं आने वाला, पैसा भी मेरा गया और जो भी इनकम आना था वो भी गया, तो फिर वो फर्दर डाउनग्रेड होता है और लॉस एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज होता है। तो ये था क्लासिफिकेशन 3 तरह से। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले सब स्टैंडर्ड, चूँकि हम लोग एनपीएस के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला सब स्टैंडर्ड में 2 कंडीशंस कहता है कि 12 महीने आपका एनपीए के तौर पे रहे, मतलब जो भी इंटरेस्ट आना था 12 महीने तक नहीं आए तो वो सब स्टैंडर्ड में रहेगा। और दूसरा रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि उसके साथ वेल डिफाइंड क्रेडिट वीकनेस हो। ओके, वेल डिफाइंड मतलब ऐसा नहीं कि मन कर रहा है मेरा चलो एनपीए कर लेते हैं इसे, ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज उसके सीरियस इम्प्लीकेशंस होते हैं दोनों के लिए, बैंक के लिए भी और जो बोरोवर है उसके लिए भी। तो अपने मन से आपको मन कर रहा है कि चलो इसे एनपीए कर दें, तो ऐसा नहीं। वेल डिफाइंड क्रेडिट वीकनेस हो मतलब एक्चुअली आप जानते हो कि हाँ इससे जो रिकवरी है वो 100% पॉसिबल नहीं है, थोड़ा लॉस होने वाला है, तो आप सब स्टैंडर्ड, ओके, एक स्टेप स्टैंडर्ड से नीचे जाएगा सब स्टैंडर्ड। 2 कंडीशंस, 12 महीने का ड्यूरेशन, 12 महीने तक एनपीए, तो सब स्टैंडर्ड। दूसरा कंडीशन, उसके साथ वेल डिफाइंड क्रेडिट वीकनेस होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन, जिसे कि हम लोग डाउटफुल एसेट कहते हैं। तो डाउटफुल एसेट में सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि वो सब स्टैंडर्ड एसेट का जो मतलब रिक्वायरमेंट है, मतलब जैसे 12 महीने तक वो सब स्टैंडर्ड रहा हो तो वो सब पूरा होना चाहिए। एडिशनल रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें जो लॉस की पॉसिबिलिटी है ना वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मतलब रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, नेग्लिजिबल हो जाता है। ओके, रिकवरी का चांस, यानी अगर बैंक चाहे इन्फोर्स करना सिक्योरिटी को तो हो सकता है कि बैंक को कुछ भी नहीं मिले हाथ में। ओके, तो डाउटफुल एसेट। इसके बाद हम लोग आते हैं लॉस एसेट के तौर पे। लॉस एसेट में बैंक ये मान लेता है कि अब मेरे को इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला, फिर भी हो सकता है कि अगर इन्फोर्स करे तो मे बी थोड़ा सा कुछ अमाउंट आ जाए, बट वो मतलब ज़्यादा अमाउंट नहीं होता, सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं होता, तो उसे लॉस एसेट के तौर पे एसेट में लॉस एसेट के तौर पे हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये 3 अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन, तीनों का मैंने कंडीशन बता दिया। वेल डिफाइंड क्रेडिट वीकनेस, सब स्टैंडर्ड में थोड़े लॉस की संभावना, डाउटफुल में बहुत ज़्यादा लॉस की संभावना, ओके, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन लॉस एसेट में 100% मतलब सर्टेनिटी जो है ना वो आ जाती है कि लॉस यहाँ पे मतलब मैं रिकवर नहीं करने वाला, बैंक ऐसा मान चुका होता है। ओके, सब स्टैंडर्ड में ड्यूरेशन बताया है बैंक ने 12 महीने तक रहना चाहिए। डाउटफुल में ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं कहता है, बट प्रोविजनिंग नॉर्म्स में हम लोग देखेंगे लगभग 3 साल। ओके, 3 साल तक वो डाउटफुल में रह सकता है। 3 साल के बाद ऑलमोस्ट लॉस एंड डाउटफुल में का डिफरेंस जो है ना, ऐसा रेगुलेशन है कि लॉस एंड डाउटफुल के बीच का डिफरेंस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, बिकॉज प्रोविजंस 100% क्रिएट करने पड़ते हैं दोनों में ही। ओके, तो 3 साल डाउटफुल एसेट में एंड लॉस एसेट के तौर पे ऐसा अगेन फिर कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है सब स्टैंडर्ड की तरह, बट लॉस एसेट में राइट ऑफ कर देना पड़ता है बैंक को। अब हम लोग बात करेंगे प्रोविजनिंग नॉर्म्स के बारे में। अगर सब स्टैंडर्ड है तो 20%, 10% अनसिक्योर्ड पोर्शन पे और 10% सिक्योर्ड पोर्शन पे, यानी टोटल 20%। अगर डाउटफुल एसेट है तो आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है। अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, सिक्योर्ड पोर्शन, अनसिक्योर्ड पोर्शन। सिक्योर्ड पोर्शन पे जो प्रोविजंस क्रिएट होते हैं, अगर पहले साल तक वो डाउटफुल एसेट में है, मतलब 12 महीने तक डाउटफुल अगर एसेट है तो 20%, दूसरे से तीसरे साल 30%, और तीसरे साल से मतलब आगे अगर वो डाउटफुल रहता है तो 100% प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है। और अनसिक्योर्ड पोर्शन पे 100% पहले ही साल से। अगर लॉस एसेट है तो लॉस एसेट में आपको 100% प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है। जैसे ही बैंक रिकॉग्नाइज करता है उसे पहला तो कहता है आरबीआई की राइट ऑफ कर लीजिए, अगर फिर भी किसी कारण से आपके बुक्स में रिफ्लेक्ट करता है तो उस पर 100% प्रोविजन आप क्रिएट कीजिए। आरबीआई स्टैंडर्ड एसेट्स पे भी प्रोविजन क्रिएट करने की बात करता है, कहता है कि एग्रीकल्चरल लोन्स या एसएमई लोन्स हैं तो आप 0.25% प्रोविजन क्रिएट करेंगे, और अगर बाकी के लोन्स हैं तो उन पे 0.40% या 0.4% आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे। तो ये प्रोविजनिंग नॉर्म्स था। अब आप डिटेक्ट कैसे करेंगे? तो डिटेक्शन में अगर आपको कोई भी लोन फाइल मिलता है तो उसका स्टेटस आप देख लीजिए।
आप पहले देखिए कि उसमें मतलब टाइमली मैनर में जो भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो इंस्टॉलमेंट आना था वो समय से आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो कितने दिन से बंद है, और अगर वो रिक्वायरमेंट पूरा करता है, मतलब जितने भी दिन का जैसे 90 डेज़ वाला क्राइटेरिया अगर वो पूरा करता है तो एनपीए के तौर पर रिकॉग्निशन 90 डेज़ प्लस मोरेटोरियम पीरियड। ओके, तो देखिए कि वो क्या वो क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं। अगर वो क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं तो एनपीए के तौर पर रिकॉग्निशन होगा। लेकिन एनपीए के तौर पर रिकॉग्निशन होगा तो कैसे होगा? सब स्टैंडर्ड होगा, डाउटफुल होगा, या लॉस इज इट? तो मतलब जो जनरल प्रैक्टिस है वो तो ये है कि ग्रेजुअली हो, पहले सब स्टैंडर्ड, फिर डाउटफुल, एंड उसके बाद लॉस। लेकिन अगर कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉड, तो फ्रॉड के केसेस में आपको ये जो ग्रेजुअल प्रोसेस है ना, आरबीआई कहता है कि वो फॉलो करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्टली उसे डाउटफुल या लॉस एसेट मान सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कितना पॉसिबिलिटी है रिकवरी का। अगर 50% उसमें डिटेरियोरेशन हो चुका है, मतलब कोई फ्रॉड कमिट करता है, तो ऑब्वियसली जो भी कोलेटरल था, जो सिक्योरिटी थी, मतलब उससे रिकवरी का चांस जो है ना वो कम हो जाता है। तो आरबीआई कहते हैं कि अगर सपोज 50% उसका वैल्यू जो है ना अगर वो डिटेरियोरेट हो चुका है तो आप उसे डाउटफुल एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज करेंगे, और अगर 90% तक डिटेरियोरेशन हो चुका है, उसमें 90% तक अब आने का चांस नहीं है, तो आप उसे डायरेक्टली लॉस एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो आप देखिए, आप कोई भी लोन फाइल लीजिए और आप देखिए उसका स्टेटस क्या है, आप चेक कीजिए कि उसमें टाइमली मैनर में वो जो भी क्रेडिट आना था वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कितना ड्यूरेशन हुआ, उस ड्यूरेशन में अगर 12 महीने तक का पीरियड है तो सब स्टैंडर्ड के तौर पे रिकॉग्नाइज हुआ है या नहीं। सीबीएस से जनरली ये जानकारी मिल जाती है। अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो आप मैनेजर से कहिए, वो आपको स्टेटस उस एसेट का दिखाएगा। अगर 12 महीने से ज़्यादा है तो आप उसमें आप चेक कर सकते हैं कि उसमें वेल डिफाइंड क्रेडिट वीकनेस क्या बैंक देख पा रहा है, वो क्रेडिट वीकनेस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर आपको लगता है कि उसका डाउटफुल के तौर पे रिकॉग्निशन होना चाहिए तो आपके पास एक जेन्युइन कारण होना चाहिए ना। आप देखिए कि उसमें रिकवरी किस हद तक पॉसिबल है। अगर रिकवरी पॉसिबल नहीं है तो डाउटफुल के तौर पे रिकॉग्नाइज इमीडिएटली कर लेना चाहिए बैंक को। अगर आपको लगता है कि एकदम कुछ भी नहीं आने वाला उस एसेट से तो लॉस एसेट के तौर पे एंड अकॉर्डिंगली प्रोविजनिंग क्रिएट करानी चाहिए। तो होपफुली आपको समझ में आ गया और नई बातें अगर जानने को मिली हैं इस वीडियो से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।